और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की इस वाले वीडियो में पेपर लीक सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग फिर से बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर कम होंगे लेकिन बहुत तगड़े क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे और थोड़े टफ क्वेश्चन भी होंगे। तो अगर तुम्हें डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री के टफ क्वेश्चन में, स्टैटिस्टिक्स के टफ क्वेश्चन में, सर्कल के टफ क्वेश्चन में, तो आज की क्लास तुम्हारे लिए ही बनी हुई है। और साथ ही साथ एपी के भी जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं और 5 मार्क्स का क्वेश्चन एपी से आता है। तो वहां पर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वो मैं तुम लोगों को आज की पेपर लीक सीरीज में कराने वाला हूं, जिसमें तुम लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। फटाफट तुम वीडियो को आगे बढ़ा करके, जैसे तुमने लास्ट के 2 वीडियोस को देखा स्पीड में, वैसे आगे बढ़ा करके देखना। जहां पर जरूरत पड़े वहां पर वीडियो का हेल्प लेना, अदरवाइज क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुम लोगों के लिए सिलेक्ट करके लाया हूं। चलो शुरू करते हैं। सो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो एपी से है। और इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होता है पता है? तुम लोगों ने अपने 10th की बुक में जनरली ये पढ़ा होगा कि हमारा जो सम है फर्स्ट n टर्म का वो इतना है, हमारा शुरू के n टर्म इतने हैं। इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहता है, वहां पर n का यूज करता है। लेकिन तुम्हारे माइंड के साथ खेलने के लिए ना सीबीएसई ने थोड़ा सा चेंज किया था वर्ड्स को, और उसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना। यानी कि फर्स्ट क्यू टर्म का जो सम है वो इतना है, एंड इसका जो पीथ टर्म है वो माइनस का 60 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ऑल्सो फाइंड द 11th टर्म ऑफ एपी। सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये क्लियर कर देता हूं कि जैसे nth टर्म का सम दिया रहता है या फर्स्ट n टर्म दिए हुए रहते हैं ना, ये वही क्वेश्चन है। बस यहां पर q और p लिख करके थोड़ा सा माइंड गेम किया गया सीबीएसई के द्वारा, और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया हुआ था। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो तुम लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। अगर बन जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं बनता है तो चलो मैं तुम्हें एकदम इसका जो सबसे बेसिक तरीका है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वो सिखाता हूं। तो इस क्वेश्चन में करना यह है कि तुम्हें साफ साफ कहा गया है कि q टर्म का सम उतना है। तुम्हें पता है कि जैसे एस एन का सम दिया रहता है, उसी तरीके से यहां पर एस क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, तो ये हमारे पास 63q और माइनस में 3q का स्क्वायर। ये हमें फर्स्ट क्यू टर्म का सम क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब तुम करोगे क्या, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई। तुम लोगों को अगर मैं एक बेसिक एपी लिख करके समझाऊं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखो बच्चों, 2 4 6 8, ये एक सिंपल सा एपी है, छोटा सा एपी है। अब इसका जो पहला वाला टर्म है बेटा 2 है, इसको हम क्या बोलते हैं, A1 भी बोलते हैं। A1 हम लोग क्या बोलेंगे, 2 को बोलेंगे। और उसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि शुरू के फर्स्ट टर्म का सम बताओ, यानी कि शुरू के फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा, ये अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम बोलोगे सर शुरू का टर्म हमारा 2 है, तो फर्स्ट टर्म का जो सम होगा वो भी तो 2 ही होगा, यानी 2 में तो कुछ ऐड करने के लिए बच नहीं रहा है। तो S1 का जो वैल्यू होता है बेटा ना, वो भी तुम्हारा 2 ही निकल करके आता है। ये सारे बच्चों को पता था क्या? अगर पता था तो बहुत बढ़िया, नहीं पता था तो ये समझ लो कि पहला वाला टर्म जिसको हम A1 बोलते हैं और जो S1 होता है, दोनों सेम होता है। तो हम क्या करेंगे ना, इस वाली चीज का यूज करके हम S1 की वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर S1 का वैल्यू निकल करके आ गया तो समझ लो तुम्हारा पहला टर्म निकल करके आ गया। तो Q के बदले में क्या करने का, S1 लिख देने का, इक्वल के उस साइड में 63 है, मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई Q का स्क्वायर है तो वहां पर 1 का स्क्वायर कर दो। ये बन गया तुम्हारा 63, ये हो गया 63 माइनस में 3, तो यहां से आंसर निकल करके आ जाएगा 60। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर S1 60 है तो इसलिए जो A1 का वैल्यू होगा, यानी जो पहला टर्म होगा हमारे AP का, जिसे हम A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। इसका यूज हमने इतना किया ना, अब तुम इसमें D का वैल्यू भी निकाल सकते हो। बोलोगे हाँ D का वैल्यू भी निकाल सकते हैं? हाँ बेटा, तुम D का वैल्यू भी यहां से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो देखो। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरा बच्चा तू मुझे ये बता कि शुरू के 2 टर्म का सम कितना है, तो तू बोलेगा सर शुरू के 2 टर्म को अगर मैं प्लस करता हूं ना तो 2 + 4 होकर के 6 आ जाएगा। ये शुरू के 2 टर्म का सम आ गया। अब अगर मैं शुरू के 2 टर्म का सम में से, यानी देख जो मेरा S2 निकल करके आया है, इसमें से अगर मैं S1 को माइनस करता हूं तो क्या निकलेगा, देखना ध्यान से, मस्त ट्रिक सिखा रहा हूं। S2 में से S1 अगर माइनस करूंगा तो 6 में से 2 माइनस होकर के 4 निकल करके आएगा। और ये 4 क्या है तुझे पता है, ये हमारा सेकेंड टर्म है। और अगर मुझे सेकेंड टर्म पता चल जाए तो मैं D तो निकाल ही ना सकता हूं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि जैसे S1 निकाला था वैसे अब मैं S2 निकालूंगा, और S2 में से अगर मैं S1 को माइनस करूंगा ना तो मेरा सेकेंड वाला टर्म निकल करके आ जाएगा। यानी कि ये इनडायरेक्टली तुम्हारा A2 का फॉर्मूला है।
A2 का फॉर्मूला है तुम्हारा S2 माइनस S1। ये कुछ बेसिक चीजें हैं बच्चों, जो बहुत डीपली जब तुम पढ़ते हो ना तब तुम्हें ये सब समझ में आने लगता है, खुद ब खुद आ जाता है। तो यहाँ पर मैं वही करने वाला हूँ। अब मैं इसमें S2 की वैल्यू निकालूंगा, तो S2 कितना है भाई वो जानने के लिए मैं यहाँ पर 63 मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा, ये Q के बदले में, और माइनस का 3Q स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होकर के 3 2 6 हो गया और ये 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस होकर के 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 हो जाएगा हमारे पास 12, तो ये माइनस का 12 हो गया। तो S2 की जो वैल्यू निकल करके आ गई वो आ गई 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 आ गया, और ये हो गया 1 और ये हो गया 1, यानी कि 114 हमारे S2 का वैल्यू निकला है। और जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें यहां पर समझाया बस वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे कि जो A2 होता है ना वो हमारा S2 माइनस में S1 होता है। तो S2 हमने निकाला कितना 114, S1 हमने पहले निकाल लिया था 60, तो यहाँ पर इसको जब माइनस करोगे तो 40 और हमारा ये प्लस होकर के 14 मिल जाएगा 54, यानी सब्ट्रैक्ट होकर के हमारे पास 54 आ जाएगा, और ये A2 का वैल्यू निकल करके आ गया। अब मेरे पास A2 का वैल्यू आ चुका है, मेरे पास A1 का वैल्यू आ चुका है, तो D का वैल्यू फटाक से निकाल लो, D का वैल्यू निकाल लो, बाकी सारी की सारी चीजें तुम्हारी ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी, उसमें फिर तुम्हें कोई दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। D का वैल्यू अब यहीं पर निकल जाएगा। D का वैल्यू निकालने के लिए हम जानते ही हैं कि सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करना पड़ता है। सेकंड टर्म हमारा 54 निकल गया है, जो फर्स्ट वाला टर्म था वो हमारा 60 था, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर के जो D की वैल्यू आएगी वो माइनस की 6 निकल करके आ जाएगी, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा माइनस का 6 निकल करके आ गया। बेसिक चीजें यहां पर खत्म, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन पूरा आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब तुम देखो अगले पार्ट में मैं यहाँ पर आता हूँ और जो चीजें बोली गई थी उसे फटाफट निकालता हूँ। सबसे बोला गया था पीथ टर्म इज माइनस का 60। पीथ टर्म का मतलब जैसे नहीं बच्चे बोलते हैं nth टर्म बोला जाता है ना, वैसे यहाँ पर पीथ टर्म लिखा हुआ है, पी लिख दिया है। तो हम जानते हैं कि अगर हमें पीथ वाला टर्म निकालना है, या जिसे हम AP कहते हैं शॉर्टकट में, जैसे nth टर्म दिया रहता है तो हम AN नहीं लिखते हैं, वैसे अगर पीथ टर्म दिया हुआ है तो AP लिख दो, खत्म बात। तो ये वाले फॉर्मूला हो जाएगा, A प्लस में n माइनस 1D होता है तो P माइनस 1D हो जाएगा। और ये वाला ही टर्म हम लोगों को माइनस का 60 दिया हुआ है, यही टर्म हम लोगों को माइनस का 60 दिया हुआ है। तो फटाफट अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके, जैसे A का वैल्यू हमने निकाला, A का वैल्यू 60 निकाला, A के बदले में 60 लिख दो, प्लस की साइन, ये हो जाएगा P माइनस का 1, और D के बदले में हमने माइनस का 6 निकाल लिया है, इक्वल की उस साइड में हमारे जो माइनस का 60 है उसको उतार देंगे। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने A के बदले में A का वैल्यू पुट कर दिया, D के बदले में D का वैल्यू पुट कर दिया, और कुछ नहीं करने का, बस इसी तरीके से इसको निपटाने का। सबसे पहले ये प्लस वाला 60 उधर जाकर के माइनस का 60 बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये बच गया P माइनस में 1 और ब्रैकेट में माइनस का 6 रहने दो इसे, इक्वल टू साइड में माइनस 60 पहले से, ये उधर जाकर के माइनस 60 बन गया, तो ये माइनस का 120 हो जाएगा। तो बेटा P माइनस 1 इधर रख लो, यहाँ पर माइनस का 120 आ गया है, और इस वाले नंबर को जो माइनस का 6 है उसको इधर भेजूंगा तो डिवाइड बाई में माइनस का 6 हो जाएगा, ये ऐसे कैंसिल हुआ, और 6 के टेबल में 20 टाइम पे 120 आ गया। तो फाइनली P माइनस 1 इक्वल टू 20 है, तो P की वैल्यू निकल करके आ जाएगी हमारी 21, ये माइनस 1 उधर जाकर के प्लस 1 बन जाएगा। यानी जो पहला क्वेश्चन से बोला था कि जो पीथ टर्म है अगर वो माइनस का 60 है तो P की वैल्यू बताइए, तो P की वैल्यू बेटा 21 निकल करके आ गई। अब अगला क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, फाइंड द 11th टर्म ऑफ AP बोला गया है। अब 11th टर्म ऑफ AP के लिए क्या करोगे, कुछ नया चीज थोड़ी करना है, A11 निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये हो जाएगा A प्लस में 10D, है ना, 11 माइनस 1D जो हम लिखते हैं उसके बदले में मैं शॉर्टकट में 10D लिख देता हूं। और तुम बोर्ड एग्जाम में भी ये लिख सकते हो, ऐसा मत सोचना कि हमें बोर्ड एग्जाम में A प्लस n माइनस 1D लिखना पड़ेगा, कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर A के बदले में फिर से हमारा जो वैल्यू था A का कितना था भाई 60 था, तो ये 60 हो जाएगा, प्लस में हमारा 10 हो गया, और मल्टीप्लाई में माइनस 6 हो गया, तो बेटा ये हो जाएगा 60 माइनस का 60 बोले तो 0, यानी कि जो हमसे बोला गया था ना 11th टर्म, ये हमारा 0 निकल करके आ जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को तुम बहुत आराम से समझा सकते हो, समझ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में, इस साल भी इसी टाइप का उल्टा सीधा क्वेश्चन जो घुमा करके दिया हुआ रहता है ना, वही आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन तुम लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, 5 मार्क्स क्लियर हो गया। चलो दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। सर्कल चैप्टर से बच्चों ना प्रूव करने वाला ये क्वेश्चन कई एक बार, मेरे को तो लगता है 10 बार से ज्यादा बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी कि अगर एक पैरेललोग्राम ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है तो वो जो पैरेललोग्राम होगा वो एक रोम्बस होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये बना हुआ है पैरेललोग्राम, इसका नाम मैं दे देता हूँ ABCD, ये ABCD नाम का पैरेललोग्राम हो गया, और इसके अंदर एक सर्कल है, मान लेते हैं यहाँ पर टच होगा, मैंने
मैंने जो डायग्राम बनाया थोड़ा सा टच नहीं कर पाया, मैं हड़बड़ी में बना रहा हूँ। तो तुम इमेजिन कर लो कि यहाँ पर ये सर्कल में इधर टच हुआ है, यहाँ पर ये टच हुआ है, ये वाला भी टच है और यहाँ पर ये टच हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारी लाइन जा रही है ना वो सर्कल को यहाँ पर टच कर रही है, बोले तो ये टेंजेंट का काम कर रहा है यहाँ पर। तो इस वाले का नाम मान लो मैं P रख देता हूँ, इसको मैं Q रख देता हूँ, इसको मैं R रख देता हूँ, इसको मैं S रख देता हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले तुम डायग्राम बना लोगे और इसको लिख दोगे कि लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड पॉइंट P, Q, R एंड S आर दी हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो है, ठीक है। ये सब हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब इसके अंदर होगा क्या, तो तुम लोगों ने सर्कल के अंदर एक टेंजेंट वाला थ्योरम पढ़ रखा है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल में दो टेंजेंट बनते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं। तो देखो ये जो AP है वो एक्सटर्नल पॉइंट A से टेंजेंट बना है और जो AS है वो हमारे एक्सटर्नल पॉइंट A से ही टेंजेंट बना है, तो AP और AS इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पीड में बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्रूफ में आ जा रहा हूँ कि हमें यहाँ पर प्रूफ जो करना है, यानी जो प्रूव करना है उसकी सबूत क्या है। तो हमारे पास जो AP होगा वो इक्वल हो जाएगा AS के, ठीक है। बेसिक चीजें समझते जाओ। AP हमारे AS के इक्वल हो गया, वैसे इधर BP और BQ आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको लिख लो तुम कि BP इक्वल हो जाएगा हमारे BQ के। उसके बाद हमारे पास ये जो CQ है और CR है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको लिख लो कि CQ इक्वल टू हमारा CR हो जाएगा। और फिर फाइनली हमारे पास ये वाला जो DS है और ये जो DR है ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको लिख लो कि हमारे पास जो DR है DR वो इक्वल हो जाएगा DS के, DR इक्वल हो जाएगा DS के। इनका जब तुम नाम लिखोगे ना तो एक चीज का ध्यान रखना कि हमारे पास प्लस करने वाली चीजें एक साइड आनी चाहिए। जैसे AP और BP देखो मेरे पास एक साइड आया है, AP और BP एक साइड आया है ना, उसी तरीके से इधर CQ और DR मैंने लिख दिया, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। मेरे को क्या करना पड़ेगा, CQ के बदले में CR लिखना पड़ेगा ताकि CR और DR आपस में प्लस होकर के ये CD बना सके। तो इस चीज का तुम नाम लिखते समय ध्यान रखना कि हमारा ये प्लस होकर के कंप्लीट वाला साइन बन जाए। जैसे तुम लोगों को दिख रहा है पर CQ और CR मैंने जैसे इस तरीके से अगर लिखा है तो CQ प्लस DR करने पर ना ये देखो CQ ये हो जाएगा और DR मेरे पास ये वाला हो जाएगा, जबकि मुझे DR के साथ CR चाहिए और CQ और CR तो इक्वल ही ये है। तो मैं काम कर सकता हूं कि CR को पहले लिख देता हूं और इक्वल के उस साइड में हम लोग CQ लिख देंगे और उसी तरीके से यहां पर हो जाएगा DR और इक्वल के उस साइड में DS। तो ये चीज का तुम लोग भी ध्यान रखोगे, एग्जाम में लिखने से पहले ही दिमाग लगा लोगे कि मुझे ये वाला पूरा का पूरा लाइन चाहिए। जैसे कि अगर तुम इधर वाले को भी देखोगे ना तो AS और BQ मिलकर क्या बन रहा है, मैं अगर AS देखूं तो AS और BQ नहीं मिल रहा है लेकिन AS और DS मिल रहा है। देखो यहाँ पर AS और DS मिलकर के AD बन जा रहा है और ये BQ और CQ मिलकर के ये वाला साइड पूरा BC बन जा रहा है। तो हमारा पूरा का पूरा साइड आ जाना चाहिए प्लस करने पर, बस यही चीज पर फोकस करना है। अब इन सभी को ऐड कर दो, ये चार इक्वेशन जो तुम्हारे पास बने हैं ना, अगर तुम इन सभी को ऐड करोगे तो जैसा कि मैंने बताया ये AP प्लस में BP, AP प्लस में BP प्लस में CR प्लस में DR हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमारे पास AS प्लस में BQ प्लस में CQ और प्लस में हमारे पास DS हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने सबको लिख लिया। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो AP और BP मिलकर के AB बन जा रहे हैं, AP और BP मिलकर के AB बन जा रहे हैं, CR और DR मिलकर के CD बन जा रहा है, उसी तरीके से AS और DS मिलकर के AD बन जा रहा है, और ये वाला जो BQ और CQ है वो मिलकर के हमारे पास यहाँ पर BC बन जा रहा है। अब करना क्या है वो देखो, सबसे पहले ABCD एक पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम के अपोजिट वाले साइड इक्वल होते हैं, ये सभी बच्चों को पता है, यानी AB और CD इक्वल होंगे। उसी तरीके से इधर वाला BC और इधर वाला AD इक्वल होगा। तो तुम यहाँ पर वही काम करोगे, CD के बदले में तुम AB लिख दो, या तो तुम चाहो तो AB के बदले में भी CD लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर AB को AB रहने देता हूँ, CD के बदले में AB लिख देता हूँ। और उसी तरीके से इस साइड में हमारे पास जो AD है उसको मैं AD रहने देता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि BC भी AD के बराबर है, तो BC के बदले में भी AD लिख देता हूँ। तो इससे फायदा ये होगा, इससे यहाँ पर फायदा ये होगा कि AB प्लस AB मिलकर के मेरा 2AB बन जाएगा, और इक्वल के उस साइड में AD प्लस AD मिलकर के 2AD बन जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करोगे तो तुम्हारा AB इक्वल टू AD आ जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा बस स्टेटमेंट लिख दो, तुम्हारा काम हो चुका है। तुमने क्या किया, तुमने AB को और AD को इक्वल कर दिया बेटा ना। तो ये चीज याद रखना कि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो इक्वल होबे करते हैं अगर वो पैरेललोग्राम है तो, लेकिन अगर हमने एडजेसेंट साइड को भी इक्वल कर दिया, एडजेसेंट साइड को भी अगर इक्वल कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली इसके चारों साइड इक्वल हो जाते हैं, इसके चारों साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं और ये एक रोम्बस कहलाने लगता है। यानी कि अगर हमने AB को और AD को इक्वल कर दिया या AB को BC को इक्वल कर दिया तो ये रोम्बस हो जाएगा। रीजन भी तुमको बता देता हूं मैं, देखो रीजन ये है कि ये वाली साइड, ये साइड पहले से इक्वल थी,
ये वाली साइड पहले से इक्वल थी, मैंने इसको इसके इक्वल किया तो ये और ये तीनों ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए क्योंकि ये दोनों तो पहले से इक्वल थे, और साथ ही साथ ये और ये भी तो इक्वल थे। तो अगर ये तीनों इक्वल है तो ये चारों भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये और ये भी इक्वल है आपस में। तो ये होता है, इस वजह से चारों साइड हमारे आपस में इक्वल होने की वजह से इसको रोम्बस कहते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तुम दो काम कर सकते हो, या तो चारों साइड को इक्वल प्रूव करके दिखा दो या तो स्टेटमेंट लिख दो। तो स्टेटमेंट लिखना ज़्यादा आसान है, तो यहाँ पर ये लिख देना कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल। जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले साइड, तो इसलिए हम पैरेललोग्राम को, इसलिए हम ABCD को एक रोम्बस कहेंगे। ABCD इज अ रोम्बस। तो ये है इसका तरीका, ठीक है, ये है इसका तरीका। इस तरीके से हम लोग इस पैरेललोग्राम को एक रोम्बस प्रूफ करते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन के पास चलिए। सो जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों ना, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। प्रूफ करने के लिए ये कई बार आ चुका है। मैक्सिमम 3 मार्क्स देगा तुम लोगों को, 5 मार्क्स की उम्मीद मत रखना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि भाई tan थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा है, और इसे हमें प्रूफ करना है कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो जैसा कि तुम लोग देखोगे मैंने लिख भी लिया है कि भाई अगर हमारे पास tan और कॉट है, हमें सेक और कॉसेक बनाना है, तो हम जानते क्या है, जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर tan और cot के बदले में पहले ही sin डिवाइड बाई cos कर दिया। tan के बदले में हम sin डिवाइड बाई cos लिख सकते हैं, और cot के बदले में cos डिवाइड बाई sin लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हम इसे सेक और कॉसेक कैसे बनाएंगे वो देखो। सबसे पहले तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले नीचे जो ये वाला हमारा साइन और कॉस है, हम अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये सिंपली हमारा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई में कॉस थीटा आ जाएगा, और फिर हमारा कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन का ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई होकर के साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। माइनस की साइन है, साइन से साइन कैंसिल हुआ, कॉस के ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई होकर के कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। पूरे के डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा है और मल्टीप्लाई बाई में कॉस थीटा है, ठीक है। पहला काम क्या करोगे अब कि तुम ये जो डिवाइड की साइन है इसको चेंज करो मल्टीप्लाई में अगले स्टेप में। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, जो डिनोमिनेटर में कह सकते हो, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब इसके नीचे में जो 1 छुपा है वो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, इसके नीचे में है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई में कॉस थीटा, और जैसे ही हमने डिवाइड की साइन के बदले में, इस डिवाइड के बदले में हमने मल्टीप्लाई किया, ये 1 चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर में 1 लिखेंगे और नीचे में ये वाले पार्ट को लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई में कॉस थीटा। तो ये है इसका तरीका, और इसके बाद तुम लोग बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब दोनों को अलग अलग लिख लो। अब दोनों को क्या करो, यहाँ पर अलग अलग कर लो, यानी कि जैसे हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा है तो एक बार पहले साइन स्क्वायर थीटा लिखो, डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा पहले से है और कॉस स्क्वायर थीटा भी पहले से है। ये माइनस की साइन है उसको अलग करके कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, और फिर इसके डिनोमिनेटर में भी हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। आंसर रेडी है तुम्हारा। देखो साइन से साइन कैंसिल हुआ, ऊपर में 1 आ गया, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, यहाँ भी ऊपर में 1 आ गया। तो हम लोग अगर अगला स्टेप लिखे, यहीं पर लिख देता हूँ मैं। देखो ऊपर में 1 है, नीचे में हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, फिर माइनस की साइन है, ऊपर में यहाँ भी 1 है और नीचे में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है। तो फाइनली 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई में साइन स्क्वायर थीटा हमारा बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम का भी मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर से भी जाकर के अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। और अगर तुम लोगों को लाइव क्लासेस करनी है ना, तो हमारे 10th टाइटन्स वाले चैनल पे भी रेगुलर लाइव क्लासेस हो रही है हमारी, सुबह से लेकर शाम तक बहुत तगड़े मैथ्स की क्लासेस हो रहे हैं। हम 3-3 टीचर मिल करके तुम लोगों को वहाँ पर लाइव क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो तुम लाइव क्लास अगर करना चाहो तो वहाँ पर आ सकते हो, हर एक चीज़ उसमें कवर किया जा रहा है, ठीक है। चलो तो ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन का रीज़न ये है कि जब हमारे पास 2 से ज़्यादा कॉइन कर दिया जाता है ना, तो याद करने में दिक्कत होता है कि आखिर कौन कौन सी हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी है, कौन कौन सी चीज़ें हमारी आउटकम्स में आ सकती है। तो यही चीज़ तुम लोगों को इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा और यहाँ पर से तुम्हारा 3 मार्क्स एकदम अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास 3 अनबायस्ड कॉइन्स हैं, उनको टॉस किया गया है साथ में, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एग्जैक्टली 1 टेल, 2 हेड एंड 1 टेल। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि हमारे पास अगर 3 कॉइन को हम टॉस करते हैं ना, तो टोटल आउटकम्स कितना होता है। टोटल आउटकम कितना होता है 3 कॉइन को टॉस करने पर। तो ये सारे बच्चों को पता होगा कि टोटल आउटकम सर 8 होता है। जब 1 कॉइन को करते हैं तो हमारे पास आउटकम 2 होते हैं। जब 2 कॉइन को हम एक साथ उछालते हैं ना, तो आउटकम 4 हो जाते हैं। वैसे 3 कॉइन को जब हम आपस में उछालेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये तुम लोगों को सॉल्व करना है, मतलब रटना भी नहीं है कि 3 कॉइन में 8 होता है। इसका तरीका ये है, देखो 1 कॉइन में अगर 2 आ रहा है बेटा ना, अगर 1 कॉइन में 2 आ रहा है तो 2 कॉइन जब तुम उछालोगे तो इसके लिए तुम 2 के पावर में 2 कर दो। 3 कॉइन अगर तुम उछाल रहे हो ना, तो तुम 3 के पावर में 2 के पावर में तुम 3 कर दो। अगर तुम 4 कॉइन्स को एक साथ उछाल रहे हो तो तुम 2 के पावर में 4 कर दो, तो तुम्हें टोटल आउटकम पता चल जाता है। तो हम लोग के पास 3 कॉइन है तो 2 के पावर में 3 यानी कि 8 आउटकम्स हो गए। यहां तक तो बच्चों को चलो पता रहता है। मेन दिक्कत होता है कि कौन कौन से आउटकम्स हैं हमारे, कौन कौन से आउटकम्स यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। तो ये चीज का तुम लोगों को अभी मैं ट्रिक सिखाने वाला हूँ। आउटकम्स आर, तो सबसे पहले तुम हेड से या टेल से, जिससे शुरू करना चाहो कर सकते हो। मेरी आदत हेड से, तो मैं हेड से कर रहा हूं। तुम पहले लिखोगे कि तीनों में मान लेते हैं हेड आ जाए। पहला आउटकम ये हो सकता है कि तीनों में हेड आ जाएगा। अब दूसरे आउटकम के लिए तुम क्या करोगे, यहां पर 2 हेड आ जाए और 1 टेल आ जाए। समझते जाना, इसका ट्रिक समझते जाना। पहले मैं तीनों में हेड लिखा, अब 2 हेड करने के बाद 1 टेल कर देने का। उसके बाद वाले में क्या करने का, तो हमारे पास ये जो टेल है ना, अब उसको पीछे खिसकाने का। अब इस टेल के साथ बस खेल करना है। हमारे पास जो टेल है अभी ये साइड में है, उसको बीच में ले आएंगे और ये जो हेड है उसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो जो टेल हमारा आखिरी में था उसको मैंने इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारा तीसरा आउटकम हो गया। चौथा आउटकम कौन सा होगा, तो टेल को फिर से इधर खींच दो कि पहला नंबर में टेल आ जाएगा, ये वाला हेड आगे चला गया और 1 हेड आगे में पहले से है। तो हमने क्या किया, ट्रिक क्या बता रहा हूं ध्यान से समझना। तीनों हेड लिखोगे, फिर 2 में हेड करके मान लेते हैं 1 में टेल आ जाएगा। अब इस टेल को ही शिफ्ट करते जाना। हमारा जो टेल लास्ट में था वो इधर आकर के यहाँ बीच में हो गया और फिर जो बीच में था उसको और इधर खसका करके शुरू में रख दिए हैं। तो ये 4 आउटकम हो गया ना। अब हेड वाला छोड़ दो, अब तुम टेल वाले के पास आओ। मान लेते हैं तीनों में हमारा टेल आ जाएगा। हमारे पास टेल आ जाएगा। ये हो गया पहला चीज। अब उसके बाद मान लेते हैं कि भाई हमारे पास 2 में टेल आएगा लेकिन 1 में हेड आएगा। जैसे शुरू में हमने 2 में हेड और 1 में टेल किया ना, वैसे ही अब यहाँ पर 2 में टेल करके 1 में हेड कर देते हैं। अगले वाले में तुम्हें पता ही अब क्या करना है, इस हेड को इधर खींचना है। तो शुरू में 1 टेल है, ये हेड यहाँ पर बीच में चला जाएगा और ये वाला टेल लास्ट में हो जाएगा। फिर उसके बाद हेड को और इधर खींचना है, तो हेड इधर शुरू में आ जाएगा और फिर लास्ट में 2 टेल हो जाएंगे। तो यही टोटल हमारे 8 आउटकम्स हो सकते हैं जब हम 3 कॉइन को एक साथ में उछालते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा बेसिक चीज है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लो। इस ट्रिक को तुम समझ लो तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे एग्जाम में। नहीं तो अगर एग्जाम में तुम ऐसे रट करके जाओगे ना, हेड है टेल टेल, कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो मैंने तरीका समझाया बस ये तरीका को याद कर लो, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी में और ये फटाफट निकल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, मेन इसमें बच्चों को दिक्कत होता है। तो फर्स्ट वाले में कहा गया है एटलीस्ट 1 हेड। हमारा कम से कम जो प्रोबेबिलिटी निकल करके आए, एटलीस्ट 1 हेड का निकल करके आए। कम से कम 1 हेड होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब बेटा कि हमारे पास कम से कम 1 होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, कम से कम 1 होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नीचे में तो 8 लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि टोटल आउटकम हमारे पास 8 है। अब तुम देखो इसमें भी हेड है, 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 इसमें भी हेड है। बस इस वाले में हेड नहीं है, बाकी जो 7 हमारे आउटकम्स है उन सभी में हेड है। तो हम यहाँ पर ऊपर में 7 लिख देंगे। तो 7/8 हमारा ये पहले वाले का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। कितना आसान था। दूसरे वाले का अगर मुझे निकालना हो, अगर मुझे सेकंड वाले का प्रोबेबिलिटी निकालना हो, जिसमें हमसे कहा गया एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है कि एकदम बस उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा कम नहीं लेना है। एग्जैक्टली 1 टेल का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हमें 1 टेल पे ही ध्यान देना है। तो हमारे पास 1 टेल कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है 1 टेल, एक यहाँ पर है हमारे पास 1 टेल, 2 हो गया। और कहाँ पर है, यहीं पर है, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, बस ऊपर में ही इसी लाइन में। बाकी इसमें तुम देखोगे तो 2 टेल दिखेगा तुम्हें या 3 दिखेगा। तो सिर्फ और सिर्फ 1 टेल हमारे पास 3 बार आ रहे हैं, तो ऊपर में 3 लिख करके नीचे में 8 लिख दोगे। और जो थर्ड वाला है जिसमें हमसे कहा गया है, थर्ड वाले में क्या कहा गया है, 2 हेड एंड 1 टेल। हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालना है
2 हेड का एंड 1 टेल का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नीचे में 8 लिखने का। अब ढूंढो यहाँ पर 2 हेड और 1 टेल कहाँ पर है, देखो 2 हेड 1 टेल यहाँ है, 2 हेड 1 टेल यहाँ है, 2 हेड 1 टेल यहाँ है, बाकी तुम कहीं पर देखने की जरूरत ही नहीं है। तुम देखो बस यहीं पर तुम्हें 2 हेड और 1 टेल मिलेगा। तो इस तरीके से लिखने का ये भी एक फायदा है कि फटाफट हमको चीजें मिल जाती हैं। तो 3/8 हमारा इसका भी आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इस टॉपिक से भी तुमने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। इस वाले वीडियो में इतनी ही रखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है। अगले वीडियो में मिलूंगा जिसमें तुम लोगों को और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। हमारा वीडियो 20 से 30 मिनट के बीच का रहेगा, जिसमें तुम लोगों को बस मोस्ट इंपॉर्टेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करने को मिलेगी। एक तरह से यही पेपर लीक होता है। तुम ये मत सोचना कि क्वेश्चन पेपर में चोरी करके लाके तुम्हें दे दूंगा वो पेपर लीक है, ऐसा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करना ही पेपर लीक होती है बच्चों। ठीक।